हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जो रोटेशन वाले चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं उसका लेक्चर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर 1 के अंदर मैंने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे डिस्कस किए। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं बोलूंगा कि आप लोग वो लेक्चर देखिए। एंड अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल नीट की फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि 2026 में जब आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं या 27 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आते हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इस वाले चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि हम सब लोग मिलके बहुत अच्छे से नीट वाली एग्जाम जो है उसकी तैयारी करेंगे एंड एक बहुत ही अच्छा स्कोर हम लोग करेंगे। तो बेसिकली इस चैनल का पर्पज है कि मैं आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स है ना उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराऊं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग है ना नीट के पीवाईक्यू जो है ना वो करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जेई मेन के पीवाईक्यू भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेई मेन के सारे पीवाईक्यू नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो एनटीए पूछ सकता है, जिस लेवल के पीवाईक्यू पूछ सकता है, वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड क्या कोई इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो बेसिकली अच्छा, लेक्चर 1 में हमने सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी एंड ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये टो वेक्टर क्या है? टॉर्क। एंड एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम। इन सब के जितने भी क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं नीट के अंदर, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये 2024 में पूछा गया। तो क्या दिया हुआ है? लेट ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए स्मूथली रनिंग एनालॉग क्लॉक respectively if x1 x2 x3 are their respective angular distances in 1 minute, then the factor which remains constant k is। तो हमें यहाँ पे इस चीज के बारे में डिस्कस करना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो टाइम की बात हुई है ना, टाइम वो 1 मिनट है। कितना है? 1 मिनट तीनों के लिए। एंड मैं इसको क्या मान लेता हूँ? टी। टी की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट की बात हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड हैंड लिख लेते हैं। सेकेंड हैंड ये लिख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मिनट हैंड, मिनट हैंड लिख लिया। फिर हम लोग लिख लेते हैं आवर हैंड, ये वाला हमने लिख लिया। अब देखो इन तीनों की बात करते हैं, हम तीनों में क्या क्या दिया हुआ है। इसका यहाँ पे ओमेगा 1 दिया हुआ है, इसका ओमेगा 2 दिया हुआ है, इसका ओमेगा 3 दिया हुआ है एंड इसका यहाँ पे x1 एंगुलर डिस्टेंस दी हुई है एंड x2 यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस इसकी दी हुई है एंड x3 इसकी एंगुलर डिस्टेंस दी हुई है। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग लीनियर मोशन में बात करें तो लीनियर मोशन में क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता? तो यहां से क्या टाइम को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, ऐसा लिख सकते हैं ना। टाइम को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बाई स्पीड। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगी एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? एंगुलर एंगुलर स्पीड हो जाएगी। टाइम तो लेकिन वही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले टर्म में, तो क्या मैं टाइम को लिख सकता हूं एंगुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एंगुलर स्पीड? क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? तो t इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? थीटा। एंड यहाँ पे क्या बोल रखा है? जनरली हम लोग थीटा लिखते हैं ना, यहाँ पे क्या बोल रखा है? x। तो मैं यहाँ पे x बोल देता हूं। मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ? x डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? ओमेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं, फर्स्ट वन वाले के लिए लिखूं, तो फर्स्ट वन वाले के लिए क्या लिखूंगा? मैं सेकंड हैंड के लिए क्या लिखूंगा? t1 इज इक्वल टू x1 बाई ओमेगा 1, t2 इज इक्वल टू x2 बाई ओमेगा 2 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? t3 इज इक्वल टू x3 बाई ओमेगा 3। क्या सिंपली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि 1 मिनट में ये सारी चीजें हुई हैं। ये सारी चीजें जो है ना 1 मिनट के अंदर हुई है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं? 1 बाई t1 इज इक्वल टू 1 बाई t2 इज इक्वल टू 1 बाई t3। तो इनका जो हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आ जाएगा? ओमेगा 1 बाई x1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई x2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 बाई x3। एंड ये चीज क्या रहेगी? ये चीज क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये चीज बेसिकली k है एंड इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट। एंड यही हमारा आंसर है। ठीक है। तो ये बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए ना, तो ये क्वेश्चन एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को क्लैरिटी है इस वाली कॉन्सेप्ट की, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है जो 2023 में पूछा गया है। तो इसमें क्या दिया है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। तो हमारे पास में यहाँ पे एक सर्किल है, उस पे एक बॉडी मूव कर रही है। तो मान लेते हैं किसी टाइम पे बॉडी यहाँ पे है एंड इस वाले डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो इस बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ना वो इस वाले डायरेक्शन के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो इस बॉडी के ऊपर हमें बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होगा। देखो आप लोगों को एक चीज पता होगी, आप लोगों ने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो यहाँ पे दो तरीके के सर्कुलर मोशन होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो हमें पता है कि स्पीड जो रहती है ना वो क्या रहती है, कांस्टेंट। एंड जब नॉन होता है तो स्पीड जो होती है ना, स्पीड वो क्या होती है, वेरिएबल हमारी होती है। अब देखो स्पीड कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना वो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर ये यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये जो मोशन है पार्टिकल का ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। देखो ए टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, आप लोग लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन होता है ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ये वाला रिलेशन होता है मैग्नीट्यूड के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर तो अल्फा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो एटी क्या है, जीरो। तो इसका मतलब ये वाला जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये चीज तो कंफर्म हो गई। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, ए टी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, कुछ ऐसा होता है अल्फा क्रॉस आर। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो टेंजेंट के अलोंग होगा। अगर आर वेक्टर की बात करी जाए तो आर वेक्टर जो होता है ना सेंटर से पार्टिकल की तरफ, ये वाला जो वेक्टर होता है ना ये हो क्या होता है, आर वेक्टर होता है। ठीक है, अब देखो अल्फा वेक्टर एंड आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमारे पास में क्या आना चाहिए, ए वेक्टर आना चाहिए। तो आप लोग ऐसे मान सकते हो कि ए वेक्टर जो है ना ऊपर की तरफ है। ए वेक्टर कहां पे है, ये जो प्लेन दिख रहा है इसके ऊपर की तरफ है। तो अल्फा क्रॉस आर करेंगे हम लोग, अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो इधर वाली तरफ डायरेक्शन आएगी। तो इसका मतलब यहां पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना वो इस वाले पॉइंट पे रेडियली एक्सियल आउटवर्ड है। ठीक है, एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अलोंग द एक्सिस वेक्टर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एंड ये तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि जो ओमेगा वेक्टर होता है, अल्फा वेक्टर होता है, ये कैसे वेक्टर होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टो वेक्टर एंड एल वेक्टर, ये भी कैसे वेक्टर होते हैं, यहाँ पे एक्सियल वेक्टर होते हैं। ठीक है, एक्सियल वेक्टर होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये रिजल्ट अच्छे से पता है तो आप लोग यहाँ पे इसको मतलब 10 सेकंड के अंदर इसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने थोड़ा आप लोगों को डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से चीजें होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 जो 1999 में पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, मतलब वी वेक्टर हमें बताना है, क्या बताना है, लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर इफ आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है एंड ओमेगा वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आर वेक्टर लिख लेते हैं कि आर वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस k कैप। एंड यहाँ पे ओमेगा वेक्टर कितना दिया हुआ है, 5 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 6 k कैप, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये आर वेक्टर वी वेक्टर दिया हुआ है एंड हमें क्या पूछा, वी वेक्टर दिया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वी वेक्टर, आर वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि रिलेशन जो होता है ना वो होता है वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर नहीं होता है, ये होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है बेसिकली। तो आप लोगों को है ना वेक्टर प्रोडक्ट करना आना चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि बिना वेक्टर प्रोडक्ट ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो कि हमारे पास में दो वेक्टर है, एक ये हो गया ए वेक्टर एंड एक ये हो गया हमारे पास में बी वेक्टर एंड ये वाला एंगल कितना है, थीटा। एंड ए वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये लिख सकते हैं ए वेक्टर को। ऐसे ही हम लोग बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड ये क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट है वेक्टर्स के। अब अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे दो लाइन खींचूंगा। अब ये दो लाइन क्या है, इनको डिटरमिनेंट बोलते हैं मैथमेटिक्स के में।
तो अब यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे हम लोग, आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। अच्छा मैं ये आप लोगों को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, जहां पे हम लोग वी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, टो वेक्टर एंड एल वेक्टर इन सब के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा काम में आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में ही ये वाले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकता था, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिंपली इसके अंदर क्या करना है, आई कैप के नीचे ये ए एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट लिखना है, जे कैप के नीचे वाई कंपोनेंट लिखना है, के कैप के नीचे जेड कंपोनेंट लिखना है। एंड पहले किसका लिखना है, जो जो वेक्टर पहले है ना उसके कंपोनेंट पहले लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। एंड यहां पे कितना आ जाएगा, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पे, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले आई कैप लिखेंगे। अब आई कैप में क्या लिखेंगे, यहां पे आई कैप का मल्टीप्लाइकेशन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। आई कैप के लिखते टाइम पे हम लोग है ना, ये वाला है ना, ये वाला कॉलम इसको छोड़ देंगे एंड इस वाली रो को छोड़ देंगे। इनको देखो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ए वाई बी जेड, पहले इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन, ए जेड बी वाई, इस तरीके से, ठीक है। फिर आएगा माइनस जे कैप, फिर यहां पे प्लस नहीं आएगा, माइनस जे कैप आएगा। एंड जे कैप के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ए एक्स बी जेड, एंड इन दोनों का कितना हो जाएगा, माइनस ए जेड बी एक्स, ये हमारे पास में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा प्लस के कैप, कितना आएगा, अब प्लस आ जाएगा, जे के लिए माइनस आएगा, बाकी दो के लिए क्या आएगा, प्लस। अब के लिए लिखने के टाइम पे इसको छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास में बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई, एंड ये कितना आ जाएगा, बी एक्स, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं। अब चलो इस क्वेश्चन के लिए करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या निकालना है, ओमेगा क्रॉस आर निकालना ना। तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, यहाँ पे आ जाएगा जे कैप, यहाँ पे आ जाएगा के कैप। ओमेगा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5 माइनस 6, साइन के साथ आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है। फिर उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे 6, फिर उसके बाद में आ जाएगा 3 माइनस 4, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। फिर उसके बाद में आई कैप लिख लिया, आई कैप के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 होता है, एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -24, तो ये आ जाएगा +24, ठीक है। कितना आ जाएगा, +24। माइनस जे कैप करना, आप लोगों को क्या करना है, माइनस जे कैप। फिर उसके बाद में जे के लिए इस वाले रो को छोड़ना है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5, एंड यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे -18, ठीक है। एंड फिर प्लस क्या आ जाएगा, के कैप, एंड यहाँ पे ध्यान से देखो इन दोनों को छोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा, -20, एंड ये -18 आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +18, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 18 आई कैप माइनस, देखो यहाँ पे -13 जे कैप आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13 जे कैप, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 के कैप। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे एक बहुत मस्त चीज बताता हूं आप लोगों को, तो बेसिकली हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आप लोगों को इसके बाद कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, एग्जाम में हमें बहुत ही स्मार्टली काम करना है, ठीक है। तो अब देखो इसको इसके बाद में सोल्व करने की क्यों जरूरत नहीं है, देखो ये जैसे ही आपने ये सोल्व किया, ये वाली टर्म, आप लोगों को क्या पता चला कि यहाँ पे 18 आई कैप, मतलब आई कैप के साथ में 18 आएगा यहाँ पे, एंड 18 आई कैप के साथ में 18 का एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन। यही डिफरेंस होता है टॉपर एंड एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर, कि अगर कोई टॉपर इस क्वेश्चन को सोल्व करता है ना, वो इसके बाद में उसको मतलब ही नहीं है इसके बाद में क्या है, वो करता ही नहीं इसको, वो बस यहीं से अपना आंसर टिक करके आगे चला जाता, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका मेन टारगेट क्वेश्चन तो सही करना है, वहां पे टाइम जो है ना इसको भी मैनेज करना है, एंड ऐसी ही छोटी छोटी चीजों से टाइम मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो इस चैनल में हम लोग इस तरीके की बहुत सारी बातें करते हैं जो एग्जाम में आप लोगों को हेल्प करती है, आप लोगों की एक साइकोलॉजी डेवलप करती है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन acts on a particle whose position vector is 2 k cap मीटर। एंड ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, एंड ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2020 के अंदर पूछा गया है, नीट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एफ वेक्टर दिया है कि एफ वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 कैप, एंड आर वेक्टर हमें दिया है यहाँ पे कितना है 2 के कैप। अब देखो हमारा टॉर्क वेक्टर कितना होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर,
एंड यहाँ पे टो वेक्टर इज इक्वल टू R2k क्रॉस, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3j, तो टो वेक्टर इज इक्वल टू 6, कितना आएगा k क्रॉस j, ठीक है। अब देखो k क्रॉस j जो है ना वो k जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो k कैप के अलोंग नहीं हो सकता, j कैप के अलोंग नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है ना वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे ए एंड सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। एंड आप लोगों को ये वाला जो सर्कुलर रिलेशन है ना आई कैप जे कैप एंड के कैप के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट के लिए ये पता होगा कि जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पे एक सर्किल है एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या है आई कैप, यहाँ पे हमारे पास में क्या है जे कैप एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या है के कैप, ठीक है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से जाते हैं तो आई क्रॉस जे हमें क्या देगा के, जे क्रॉस के हमें क्या देगा आई, ठीक है। एंड के क्रॉस आई हमें क्या देगा जे देगा, ठीक है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ में मिलेगा। तो यहाँ पे के क्रॉस जे, देखो हम लोग इस वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वाले डायरेक्शन में, तो के कैप क्रॉस जे कैप से हमें माइनस आई कैप मिलेगा। एंड जे क्रॉस इस वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो जे क्रॉस के कैप से हमें क्या मिलेगा प्लस आई कैप मिलेगा। तो यहाँ पे के क्रॉस जे आ रहा है तो हमें क्या मिलेगा माइनस आई कैप, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -6 आई कैप, सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड अगर आप लोग चाहो इसको तो इसको आप लोग डिटरमिनेट वाले मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे ए क्रॉस बी वाला हमने तरीका किया था ना, उससे भी आप लोग कर सकते हो। कैसे करोगे ध्यान से देखना, यहाँ पे तो वेक्टर इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या बनाएंगे डिटरमिनेट बनाएंगे आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। पहले आर वेक्टर लिखेंगे तो आर वेक्टर का देखो आई कॉम्पोनेंट कितना है 0, जे कॉम्पोनेंट कितना है 0, के कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, एंड एफ वेक्टर का कितना आई कॉम्पोनेंट कितना है 0, जे कॉम्पोनेंट 3 है, लेकिन यहाँ पे के कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा 0। तो अब सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आई कैप के लिए इसको 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -6 एंड माइनस जे कैप। अब इसके बाद में आप लोगों को माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे माइनस जो आंसर आएगा ना वो आई के अलोंग आएगा। एंड वैसे भी अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो 0 0 से मल्टीप्लाई होके ये क्या होने वाले हैं 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -6 आई कैप। इस तरीके से भी आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है जो 2018 के अंदर पूछा गया है। क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है एट इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे एफ वेक्टर लग रहा है अबाउट द पॉइंट 2 -2 इज गिवन बाई। तो बेसिकली हमें मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट टॉर्क, ये क्या है टॉर्क है। ओके अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन के अंदर एफ वेक्टर दिया गया है कितना 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप एंड -6 के कैप, ये एफ वेक्टर दिया गया है। एंड ये किस पॉइंट पे लग रहा है एट 2, 0, -3 पॉइंट पे लग रहा है। एंड किसके अबाउट हमें टॉर्क बताना है, इस वाले पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क बताना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस वजह से वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन बनाएंगे, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स एंड ये हमारा हो गया जेड। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक पी पॉइंट है एंड इस पी पॉइंट पे इस वाली डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर लग रहा है एंड इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं 2, 0, -3। अब क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमारे पास में एक और पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देते हैं हम लोग, एस नाम दे देते हैं। इस एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कितने दिए हुए हैं 2, -2, -2। ये एक रफ डायग्राम में आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि फोर्स जो है ना वो इस पॉइंट पे लग रहा है पी पॉइंट पे, हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है। तो अब इस पॉइंट से पी वेक्टर की तरफ हम लोग बनाएंगे आर वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये टॉर्क होता है। क्वेश्चन के अंदर हमें एफ वेक्टर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हमें आर वेक्टर नहीं दिया गया। आर वेक्टर के लिए हमें ये वाली एंड ये वाली इंफॉर्मेशन दी है, तो हम लोग पहले यहाँ पे आर वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर इन दो पॉइंट से हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू x2 - x1 आई कैप, तो यहाँ पे 2 - 2 आई कैप, फिर प्लस y2 - y1 जे कैप दैट इज 0 एंड ये -2 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 जे कैप, z2 - z1 के कैप, तो z2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -3
एंड माइनस माइनस प्लस होके ये कितना हो जाएगा +2 एंड ये आ जाएगा k कैप। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा कि r वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो r वेक्टर सिंपली हमारा कितना आ जाएगा 0 i कैप प्लस 2 j कैप एंड माइनस k कैप। ये हमारा क्या आ जाएगा r वेक्टर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टो वेक्टर। तो टो वेक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर एंड यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग करने जाएंगे तो ये हो गया i, ये हो गया j एंड ये हो गया k। तो 0 2 -1 पहले किसके कंपोनेंट लिखेंगे r के कंपोनेंट, फिर किसके कंपोनेंट लिखेंगे यहाँ पे f के कंपोनेंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 5 एंड -6। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे i कैप इसके मल्टीप्लाइकेशन में क्या आएगा, ये वाली कॉलम हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -12 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 फिर आ जाएगा -j कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है -7 आ रहा है ना, -j कैप में क्या आएगा, इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 एंड प्लस k कैप के लिए क्या आ जाएगा, इस कॉलम को छोड़ देंगे 0 -8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -7 i कैप -4 j कैप एंड -8 k कैप। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन करने में, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है यहाँ पे, तो आप इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में लिखो कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे if force f vector alpha I cap plus 3j cap plus 6k cap is acting at a point जिसका पोजीशन वेक्टर हमें यहाँ पे दिया गया है, the value of the alpha for which angular momentum about origin is conserved a। तो हम ये 2015 के अंदर पूछा गया है एंड यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने f वेक्टर लिख लिया, अल्फा I कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड इसके बाद में r वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2i कैप -6j कैप एंड -12k कैप। ठीक है, अब देखो आप लोगों को यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो f वेक्टर एंड r वेक्टर दिया गया है, इसके हिसाब से तो हम लोग टॉर्क ही निकाल सकते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं ये एंगुलर मोमेंटम के कंजर्व होने की जो कंडीशन है ना, वो टॉर्क से रिलेटेड ही है। देखो जिस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ है F वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt, यहाँ पे p वेक्टर यहाँ पे क्या है लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे क्या है लीनियर मोमेंटम है। तो अगर इफ F वेक्टर हमारा 0 होता है, उस केस में p वेक्टर जो है ना वो क्या रहता है कांस्टेंट, मतलब कंजर्व रहता है। ये आप लोगों को पता होगा। यही सेकंड लॉ जो न्यूटन का है वो हम लोग रोटेशनल मोशन में भी लगा सकते हैं। किस तरीके से, रोटेशनल मोशन में जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का होता है ना, वो रोटेशनल मोशन में किसका होता है टॉर्क का होता है। जो काम लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम का होता है वो यहाँ पे किसका होता है एंगुलर मोमेंटम का होता है। तो यहाँ पे टो वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी एल वेक्टर बाई डी टी बाई द न्यूटन सेकंड लॉ। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, हमें इस एल वेक्टर को क्या करना है कंजर्व करना है। एल वेक्टर को कंजर्व करने के लिए हमें टॉर्क को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो इफ टो वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, 0 वेक्टर, यहाँ पे भी 0 वेक्टर लिख सकते हैं नल वेक्टर, देन डी एल वेक्टर बाई डी टी ये क्या हो जाएगा नल वेक्टर एंड इस केस में हमारा एल वेक्टर क्या रहेगा कांस्टेंट एंड कांस्टेंट रहने का मतलब क्या होता है कंजर्व होता है कांस्टेंट रहने का मतलब। एंड एल यहाँ पे क्या है एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम को। अब कोई भी डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो 0 कब आता है, जब ये वाली क्वांटिटी है ना ये क्या होती है कांस्टेंट, तब कितना आता है 0 आता है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए टॉर्क को क्या करना पड़ेगा 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, बट उससे पहले एफ एंड आर की हेल्प से हमें क्या निकालना पड़ेगा टॉर्क निकालना पड़ेगा। अब टॉर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपल, टो वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। फटाफट इसको कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डिटरमिनेंट मैंने बना लिया, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप। यहाँ पे अल्फा, देखो यहाँ पे पहले एफ वेक्टर है तो एफ के कंपोनेंट यहाँ पे नहीं लिखने हैं, हमें आर के कंपोनेंट यहाँ पे लिखने हैं 2 -6 एंड -12। यहाँ पे कितना लिखना है अल्फा 3 6। ओके, अब इनको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो इधर, टो वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप में क्या आ जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पहले, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे -36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +36, तो ये तो आ गया आई कैप। माइनस जे कैप के साथ में क्या आएगा यहाँ पे
कितना आ जाएगा 12 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 12 अल्फा आ जाएगा प्लस के कैप यहाँ पे कितना आ जाएगा इसको छोड़ देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 अल्फा ये आ जाएगा के कैप एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आई वाला कंपोनेंट तो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है माइनस 12 प्लस 12 अल्फा जे कैप एंड प्लस 6 प्लस 6 अल्फा ये कितना आ रहा है के कैप एंड ये टॉर्क कितना होना चाहिए हमारा 0। तो अब ये टॉर्क 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये वाला कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 प्लस 12 अल्फा 0 के इक्वल होना चाहिए, 6 प्लस 6 अल्फा 0 के इक्वल पुट होना चाहिए। दोनों से आप किसी को भी सोल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12/12 दैट इज -1 एंड यहाँ पे अल्फा -6/6 दैट इज -1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है -1 एंड यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आप लोगों को ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वाली चीज नहीं पता है ना न्यूटन सेकंड लॉ कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमारा टॉर्क का क्या होना जरूर 0 होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं एंड ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 2015 के अंदर ये पूछा गया है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ही आराम से। तो यहाँ पे देखो, ए मास ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्किल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी v नॉट एट ए रेडियस r नॉट। तो हमारे पास में यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया गया है एंड यहाँ पे ये मास कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। एंड इसका मास कितना है m है एंड इसकी वेलोसिटी कितनी है v नॉट, द रेडियस कितनी है r नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो मास है ना ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एंड वो स्ट्रिंग इस तरीके से ये जो प्लेन है इसके नीचे से आ रही है एंड यहाँ से हम लोग इस स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, हम इसको ऐसे खींच सकते हैं नीचे की तरफ। अब आप लोग खुद सोचो, जब इस स्ट्रिंग को हम लोग नीचे की तरफ खींचेंगे तो ऑब्वियसली रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो इसकी स्पीड भी चेंज होगी। अब वो स्पीड किस तरीके से चेंज होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हम सब इस क्वेश्चन में देखेंगे। द मास इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग व्हिच पासेस थ्रू ए स्मूथ होल। यहाँ पे एक छोटा सा होल है, यहाँ पे बीच में क्या हो, उससे ये स्ट्रिंग इधर नीचे की तरफ आ रही है और उसमें क्या दिया हुआ है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली एंड फाइनली m मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r नॉट बाय 2। मतलब हमने इसको स्ट्रिंग को ऐसे नीचे खींचा तो अब ये जो मास है ना ये r नॉट बाय 2 रेडियस, मतलब यहाँ पे अब घूम रहा है एंड यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं v डेस, ठीक है। अब ये छोटे सर्किल में घूम रहा है, यहाँ पे ऐसे मान लो इसकी रेडियस कितनी है r नॉट बाय 2 एंड इस पॉइंट पे इसकी रेडियस कितनी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं v डेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताने की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में इनिशियल सिचुएशन की बात करें, इनिशियल की, तो इनिशियली पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है v नॉट एंड जो रेडियस है वो कितनी है r नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी इनिशियल वो हो जाएगी हाफ m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब हम लोग इस स्ट्रिंग को खींचेंगे तो यहाँ पे टेंशन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। एंड ये पार्टिकल यहाँ पे जो घूम रहा है इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो पार्टिकल किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है, जो ये मिड पॉइंट होल है इसके अबाउट घूम रहा है एंड टेंशन जो है वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट होल इज इक्वल टू 0 एंड जब टॉर्क ऑफ टेंशन 0 है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट O एंड इस पॉइंट को O मान लेते हैं या आप चाहो तो होल बोल देते हैं, होल इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब ये है यहाँ पे कि L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इनिशियल इज इक्वल टू mvr फाइनल। तो मास तो सेम है, मास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा v इनिशियल r इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल r फाइनल। v इनिशियल कितना है v नॉट, r इनिशियल कितना है r नॉट, v फाइनल कितना है v डेस एंड r फाइनल कितना हो गया r नॉट बाई 2। तो यहाँ पे r नॉट कैंसिल हो जाएगा, v डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2v नॉट। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग रेडियस को हाफ कर देते हैं ना तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, ये आ गया। तो क्या हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, हाफ m ये फाइनल वेलोसिटी है v डेस स्क्वायर दैट इज 1/2 इंटू m इंटू 2v नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू m
इंटू 4v0 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा के ई फाइनल इज इक्वल टू 2m v0 स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 2m v0 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अगर देखा जाए ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन अगर करना आता है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं कि सेम टाइप ही क्वेश्चन आए, बट आप लोगों को क्या चीज समझने की जरूरत है, ये एनालिसिस समझने की जरूरत है। एंड ये L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल फॉर द पार्टिकल। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए स्मॉल मास अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल हमें यहाँ पे दी गई है, इसको प्लेन मान सकते हैं आप लोग, एक प्लेन की तरह मानेंगे। एंड ये क्या है, टेबल। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग कॉजिंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल बी। कहने का मतलब ये है कि रेडियस पहले r है ना, तो इसको कितना बना दिया r/2। मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2011 में। इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्या उस क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? कॉन्सेप्चुअली कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे केवल लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज को चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सेम है। यहाँ पे आंसर सेम आएगा। वहां पे ऑप्शन आप देखोगे तो मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, एंड कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि नीट में जो पीवाईक्यूज जो है ना, देखो ये एक अच्छे खासे लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो नीट में पीवाईक्यूज जो है ना वो क्या होते हैं, रिपीट। तो हर एक स्टूडेंट को नीट के पीवाईक्यू करना ना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू कर लेते हैं ना नीट के, तो ऐसे समझो आप लोग है ना आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हो। 120 प्लस क्या, उससे भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप लोग आराम से, अगर केवल पीवाईक्यू भी करके आप लोग जाते हो अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें बोला है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है। एंड क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसकी रेडियस हम लोग हाफ करते हैं, तो इसकी रेडियस को हमने क्या कर दिया, हाफ, ये r/2 हो गया। तो यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग कितनी मान लेते हैं, vds मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में देखा था वही सेम चीज है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाफ m v स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, एंड इस कंडीशन में जब हाफ m v स्क्वायर है तब रेडियस कितनी है, r रेडियस है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो टेंशन तो हमेशा इसी O पॉइंट से पास करेगा। एंड तो इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट O पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो अबाउट O पॉइंट एंगुलर मोमेंटम will remain the same। एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। सो एम वी आर इनिशियल इज इक्वल टू एम वी आर फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे m से तो m कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है। v इनिशियल r इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल r फाइनल। तो v इनिशियल कितना है v, r इनिशियल कितना है r, v फाइनल हमें निकालना है, r फाइनल कितना हो गया r/2। तो r से r कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में v डेज कितना आ जाएगा 2v, ये हमारा v डेज का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ जाएगा, हाफ m v डेज स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ जाएगा, 1/2 m इंटू 4v स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 4। एंड ये हाफ एम वी स्क्वायर कौन सी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बढ़ गई, कितना, 4 टाइम्स, किसका, इनिशियल का। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर 4। ठीक है, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, एक 2015 में पूछा गया है, एक 2011 में पूछा गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि नीट के अंदर पीवाईक्यू एज इट इज रिपीट होते हैं, स्लाइटली लैंग्वेज चेंज करके। ठीक है, तो आप लोग अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं एंड अच्छे से सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंड ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर जब आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है।
ठीक है। तो अदरवाइज आप इस टाइप का क्वेश्चन देख के उसको छोड़ देंगे या फिर कुछ भी तुक्का मार के आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो नीट 2009 के अंदर पूछा गया है एंड उस टाइम पे नीट नहीं होता था, उस टाइम पे एआईपीएमटी का एग्जाम होता था। तो एआईपीएमटी को ही आपको नीट समझना है पहले, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एफ वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, तो एफ वेक्टर हो गया, आर पोजीशन वेक्टर हो गया, ये तो हो गया फोर्स एंड ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एंड टो यहाँ पे क्या हो गया, टॉर्क हो गया। ये एक पार्टिकल के बारे में दिया हुआ है एंड हमें ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को टॉर्क आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो टो वेक्टर इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पे एक तरीके से ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ये है टॉर्क, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है ना वो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। किससे दी जाती है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एंड यहीं पे सारी कॉन्सेप्ट छुपी हुई है इस क्वेश्चन की। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने बना लिया यहाँ पे, ये हो गया आर वेक्टर एंड ये वाला मान लेते हैं ये क्या हो गया एफ वेक्टर, इनके बीच का ये एंगल कितना मान लेते हैं थीटा। तो देखो टो वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आर क्रॉस एफ। तो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालेंगे। तो आर क्रॉस एफ, आर के अलोंग अपने राइट हैंड, ये राइट हैंड है, इसको आर वेक्टर के अलोंग रखेंगे एंड किधर अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, एफ की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो ये जो थंब है ना ये ऊपर की तरफ आ रहा है। थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे थंब टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक देखो ये आर वेक्टर एंड ये एफ वेक्टर जो है यहाँ पे, ये दोनों इस प्लेन के अंदर है। जो आपको ये प्लेन दिख रहा है जहां पे हम लोग लिख रहे हैं, जहां पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इस प्लेन के अंदर है ये दोनों, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। एंड टॉर्क वेक्टर है ना वो यहाँ पे कुछ ऐसे है ऊपर की तरफ, ओके। ये किसे है ऊपर की तरफ। तो क्या बोल सकता हूँ ये वाला जो ये पेन आप लोगों को ऊपर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है, ये क्या मैं बोल सकता हूँ ये टॉर्क वेक्टर है। एंड ये टॉर्क वेक्टर देखो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है एंड एफ वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो टो वेक्टर है ना ये परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है एंड टो वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। एंड हम एक और लिख सकते हैं कि टो वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन containing आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ठीक है। तो ये इस प्लेन के अंदर आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर है एंड ये वाला टॉर्क वेक्टर इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर टो वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, टो वेक्टर एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड हमें पता है कि जब ए वेक्टर जो होता है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो कितना आता है, 0 आता है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि टो वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। सो हम लोग क्या लिखेंगे, टो वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना होगा, 0। सेकेंड हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हो गया सेकेंड टो वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। सो टो वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 0। बस यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो कि ये दोनों ऑप्शन किसमें मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आर वेक्टर डॉट टो वेक्टर, इसको आर वेक्टर डॉट टो वेक्टर भी लिख सकते हैं एंड इसको एफ वेक्टर डॉट, आप लोग तो चाहो ऐसे लिख सकते हो, एफ वेक्टर डॉट टो वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आर वेक्टर डॉट टो वेक्टर इज इक्वल टू 0, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो 2007 के अंदर पूछा गया है। एंड ये वाला क्वेश्चन देखने में ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड इस क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है एंड उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन xy प्लेन विथ वेलोसिटी v अलोंग द स्ट्रेट लाइन ab। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ab है, इसके अलोंग एक पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब पार्टिकल a पे पहुंचता है तब इसकी वेलोसिटी v है एंड जब पार्टिकल b पे पहुंचता है तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। एंड ये लाइन कुछ इस तरीके से दी हुई है आप लोगों के सामने एंड क्या दिया हुआ है, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एल ए दिया गया है जब पार्टिकल कहाँ पे है, एल ए दिया गया है जब पार्टिकल ए पे है, तो एल ए हो गया। एल बी दिया गया है जब पार्टिकल किस पे है, बी पे। तो हमें एल ए एंड एल बी के बीच में रिलेशन बताना है। तो जब पार्टिकल एट ए पॉइंट है तब एंगुलर मोमेंटम कितना है, एल ए, एंड जब पार्टिकल एट बी पॉइंट पे है तब एंगुलर मोमेंटम कितना है, एल बी, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या बताना है, एल ए एंड एल बी के बीच में रिलेशन बताना है। देखो
एंगुलर मोमेंटम की जब बात आती है ना, एंगुलर मोमेंटम, आराम से समझेंगे हम लोग इस चीज को, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे एम आर क्रॉस वी वेक्टर। ओके, बट हमें यहाँ पे अभी वेक्टर की जरूरत नहीं है, हम इस वाले फॉर्मूले के फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब देखो ये वाला फॉर्मूला तो होता है L इज इक्वल टू एम बी आर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये आर परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, ये चीज समझने की जरूरत है। देखो आर परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम ओ पॉइंट। अब ओ पॉइंट क्या पॉइंट मानेंगे हम लोग, वो पॉइंट जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, देखो पार्टिकल इस लाइन के अंदर इस लाइन के ऊपर चल रहा है ना, यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी है। ये वाली जो लाइन है, अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमें इस पॉइंट ओ से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो हम लोग यहां से अगर एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से डाल लें, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंड ये वाली डिस्टेंस में क्या बोल देता हूं डी। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर कितना आ गया डी। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आर परपेंडिकुलर क्योंकि पार्टिकल इस वाली लाइन पे चल रहा है, पार्टिकल जब ए पे होगा, पार्टिकल जब बी पे होगा, दोनों ही पोजीशन पे, क्योंकि पार्टिकल एक ही लाइन के ऊपर चल रहा है, तो आर परपेंडिकुलर दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आर परपेंडिकुलर दोनों के लिए क्या होगा, सेम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर परपेंडिकुलर इज सेम फॉर ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए एंड बी दोनों के लिए आर परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम। एंड अगर आर परपेंडिकुलर सेम है तो एल इज इक्वल टू क्या है, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो इसको एल इज इक्वल टू एम वी डी लिख देते हैं। यही किसके लिए है, ए के लिए, एंड यही किसके लिए है, बी के लिए। क्यों, मास सेम है, वेलोसिटी सेम है। अब आर परपेंडिकुलर भी सेम हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल ए इज इक्वल टू एल बी। इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो आप लोग देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन है ना, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। एंड आपको जब इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी किसी कॉन्सेप्ट की, तभी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो अभी हमारे सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 97 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 95 के अंदर पूछा गया है। दोनों टॉर्क के क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन में एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर दिया हुआ है, एंड हमें टो वेक्टर निकालना है। तो टो वेक्टर क्या होता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो इसी में गलती करते हैं कि वो एफ क्रॉस आर ले लेते हैं, लेकिन टॉर्क वेक्टर जो होता है ना वो आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ पे दोनों को ही हम लोग सोल्व करते हैं एक ही साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में अगर हमें सोल्व करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टो वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। हमने स्टार्टिंग इस लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था कि किस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं। तो आर के कंपोनेंट पहले लिखेंगे 7 3 1 एंड एफ के कंपोनेंट लिखेंगे -3 1 एंड 5 एंड सिंपली आई कैप निकालेंगे। आई कैप कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 15 3 इंटू 5 -1 एंड माइनस जे कैप आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम लोग, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 35 7 इंटू 5 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एंड प्लस के कैप एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 -9 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 9। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ पे 14 आई कैप माइनस 38 जे कैप एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16 के कैप। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी करेक्ट। ओके, अब देखो एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में जैसे मैंने यहाँ पे ये इतनी स्टेप करी ना, इतनी स्टेप, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो ये कितना आ रहा है, केवल आई कैप ही कितना आ रहा है 14 आई कैप एंड 14 आई कैप यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी के अंदर। इसमें तो नेगेटिव 14 आई कैप है ना, तो बस यहीं से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो एग्जाम में इस तरीके से ऐसे ना लिख के आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो यहाँ पे टो वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट अगर हम लोग बनाएंगे तो आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आर के कंपोनेंट आ जाएंगे, आर के कंपोनेंट 3 2 3 एंड एफ के कंपोनेंट 2 -3 4। सिंपल है, बस आई कैप एंड यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8
इसको छोड़ देंगे ना यहाँ पे आई कैप के लिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये -9 हो जाएगा एंड माइनस माइनस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा +9। तो यहाँ पे +17 आई कैप आ रहा है एंड +17 आई कैप यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको तुरंत मार्क कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे पूरा सोल्व कर देता हूँ, -j कैप यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो 12 -6 एंड प्लस k कैप यहाँ पे आएगा एंड k कैप में इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा -9 -4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 आई कैप एंड ये हो जाएगा -6 j कैप एंड ये हो जाएगा -13 k कैप एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारे सामने ये वाला जो टॉपिक है v वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, टो वेक्टर एंड l वेक्टर, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है जो PYQ में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ये भी एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 5 यूनिट्स इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी दी है 3√3 इन द XOY प्लेन। तो मैंने यहाँ पे XOY प्लेन यहाँ पे बना लिया है। प्लेन अलोंग द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दी गई है, इस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है इस स्पीड के साथ में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इज, इस ओरिजिन के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, इससे पहले भी हमने इस वाले टाइप के क्वेश्चन की बात करी है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो होता है r क्रॉस p वेक्टर एंड इसको लिख सकते हैं m r क्रॉस v वेक्टर, क्योंकि p जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है m v वेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, उसका क्या मैग्नीट्यूड, वो होता है एम वी आर परपेंडिकुलर एंड ये आर परपेंडिकुलर क्या है, ये मैंने पहले बात करी है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट O, इस केस में O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब सबसे पहले तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, देखो ये लाइन की जो ये इक्वेशन दी है आप लोगों को यहाँ पे, यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी है। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन है ना, इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग x+4, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें दी है x+4, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये। तो देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 4 एंड y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x कितना आएगा -4। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पे जिसमें ये वाला पॉइंट जो है वो -4,0 है एंड ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,4 एंड पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल इस वाली लाइन के ऊपर चल रहा है, इस वाले लाइन के ऊपर v वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल, ठीक है। एंड ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कितना दिया हुआ है 3√3। अब ध्यान से देखो ये वाली साइड कितनी है, ये वाली 4 है, ये वाली भी 4 है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है 45, ये वाला एंगल भी कितना है 45। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर नहीं डाल देंगे, ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ध्यान से देखो। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। अब देखो ये वाला एंगल 90 है, ये 45 है, इसका मतलब ये कितना है 45। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आप लोगों को दिख रही है, ये वाली डिस्टेंस इजीली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 4 है टोटल डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं आर परपेंडिकुलर। देखो ये वाली डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर है, तो इस वाले ट्राइंगल से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 45 डिग्री। तो आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/√2, सो आर परपेंडिकुलर आ जाएगा 2√2। ये हमारा आर परपेंडिकुलर आ गया एंड हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो एम वी आर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर एंड L इज इक्वल टू एम कितना है 5, V कितना है 3√2 इंटू 2√2। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। सो L हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 एंड L इज इक्वल टू 60 यूनिट्स एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड आप लोग बहुत ही इजीली इसको समझ सकते हैं।